चलिए, फिर परसेंटेज की आपकी 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये परसेंटेज की आपकी 7वें नंबर की क्लास है। और पिछले 6 क्लासेस में हमने जो भी पढ़ा है उसको आपने बढ़िया से नोट्स बना लिया होगा। अब हम 7वीं क्लास में पहले 6 क्लास में हमने 6 नंबर की क्लास में जो पढ़ा था उसमें से एक सवाल पहले रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्लास फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप एक सवाल नोट करिए। देखिए, ये आपके सामने सवाल है, किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी करने से क्षेत्रफल में 30% की कमी हो जाती है, तो बताइए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी की गई है। तो इस टाइप के जो सवाल हैं आपने इनको लगाया हुआ है। देखिए, आयत की लंबाई में 20% की कमी करनी है। ठीक है, पहले तो ये लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए आप एक आयत बना लीजिए छोटा सा, ये आयत हो गया। यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, दिख रहा है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। अब सवाल की लाइन को समझते हैं। किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी करने से, अच्छा ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, 20% की कमी करने से क्षेत्रफल में 30% की कमी हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, लंबाई में 20% की कमी करने से क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, 30% की कमी हो जाती है। लंबाई में 20% की कमी करने से क्षेत्रफल में 30% की कमी हो जाती है, तो बताइए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी की गई है। तो इसे प्लस माइनस x% हम कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे XY वाला फार्मूला लगा दीजिए आप। कैसे लगाएंगे, देखिए पहले 20% की कमी है तो ये लग दीजिए -20। अब हमने बताया था ये भले प्लस माइनस x है, लेकिन इसे हमेशा प्लस साइन के साथ रखेंगे। उत्तर अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि मानेंगे और उत्तर अगर माइनस में आएगा तो कमी मानेंगे। तो इसे हम लिख लेते हैं प्लस x प्लस माइनस प्लस का गुणा माइनस 20 गुणे x बटे 100 बराबर ये हो गया -30%। ठीक है, ये बराबर -30% के आ गया। अब देखिए, फिर हमने आपको बताया था एक सेकंड रुकिएगा। तो हमने आपको बताया था कि ये -20 जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख लेते हैं x माइनस ये हो गया 20x बटे 100 बराबर -30 तो यहाँ रहेगा ही, ये -20 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +20। तो 100 का x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 100x और उसमें से 20x घटा देंगे तो ये हो जाएगा 80x, यानी 100x उसमें से 20x घट जाएगा। तो 100x में से 20 घटेगा तो बचेगा 80x पूरे का बटा 100 बराबर ये हो जाएगा -30 और +20। जब देखो प्लस माइनस है तो चीज़ें घटती हैं, तो 30 में से 20 घटेगा तो आ जाएगा 10, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का यानी -10। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो इसका कट गया। ठीक है, 2 से भी काट लेते हैं। देखो ये दोनों भी कटेंगे, ये दोनों भी कटेंगे, तो चलिए इन्हीं दोनों को काट के दिखा देते हैं। देखिए 2 चौक 8 कट जाएगा और 2 पंचे 10 कट जाएगा। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा ये। 4 से 10 कटेगा तो काट लेते हैं। देखिए 4 से 10 भी आपको काटना सिखा रहे हैं। देखिए 2 दूना 4 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। अब तो कुछ नहीं, ना ये कटेंगे और ना ये कटेगा, तो आप इसको लिखिए 2x बराबर 5 पचे 25, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो गया 5 पचे 25। ठीक है, 2x बराबर 25, यानी x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 25/2, और 25/1 में ध्यान रखिएगा ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो x बराबर -25/2 और 25 का आधा क्या होता है -12.5%। ठीक है, यही -12.5% की ऊंचाई में कमी हुई है। अब इसी सवाल को हमने कहा था एक बार बेसिक से लगा के देख लेते हैं। तो देखो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। ये आयत के विषय में है। कह रहा है आयत की लंबाई में 20% की कमी करने से, ठीक है, क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, क्षेत्रफल में 30% की कमी हो जाता है। तो आपको बताना है ऊंचाई में कितना % की वृद्धि अथवा कमी हुई है। तो लंबाई को मान लेते हैं। पहले आयत की लंबाई कितनी है, 100 है, 100 सेंटीमीटर या कुछ भी मान लो। चौड़ाई कितनी है, हमने 100 मान लिया। तो ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000। अब कह रहा है लंबाई में 20% की कमी हो गई है, तो ये 20% कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80। चौड़ाई को हम क्या मान लें, x मान लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा, ये 30% कम हो गया है तो 10,000 का डायरेक्ट निकालो, 10,000 का 30% कम करोगे तो गुणे 70/100 होगा। 100 का 2 जीरो
इसका 2 जीरो कट जाएगा, 70 का 100 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7000। ठीक है। अब जैसे देखो 80 का x से गुणा करने पर 7000 आया, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7000 बटे 80, 7000 बटे 80, यानी 0 से 0 कट गया। 4 से क्या 2 से काट के देख लेते हैं, 2 चौक 8 हो गया, 2 से ये 350 बार कट जाएगा। ठीक है, और 350 का मतलब ये हुआ, चलो इसको भाग दे के देखते हैं, अब कटेगा भी। चलो 2 दूना 4 हो गया, 2 एक कम 2, 1 3 15, 2 7 14, 1 15, 2 पंचे 10, यानी 175 बटे 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 175 बटे 2। और 175 बटे 2 का मतलब भाग करो, 2 17 में जाएगा तो 2 8 16, 1 17 15, 2 7 14, 1 15, और उसके बाद 10 हो गया, 2 पंचे 10, 87.5 आ गया। ठीक है, 87.5। तो अब आप देखो यहाँ पर ध्यान देना पहले चौड़ाई कितनी है, 100 थी, अब चौड़ाई कितनी हो गई, 87.5 हो गई, यानी चौड़ाई में कमी हो गई है। तो कमी का अगर प्रतिशत आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कितनी कमी हुई है, तो 100.0 में से 87.5 घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 8 गया 1, 12.5 की कमी है। वैसे भी देखो 87.5 है, आधा जोड़ दोगे तो 88 हो जाएगा, 88 1200 होता है, तो 12.5 की कमी है। तो यही निकालना है, पहले लंबाई 100 थी, अब हो गई 87.5, तो कितने की कमी हुई है, तो 12.5 की कमी हुई है। कहाँ से कमी हो रही है, तो पता चला 100 से कमी हो रही है, और इसी का परसेंट निकालना है तो 100% से गुणा कर दोगे, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कमी का परसेंट बराबर कितना आ जाएगा, 12.5% की कमी आ जाएगी। तो इस तरीके के सवाल आप लगा देंगे। ठीक है, तो अब पता है एग्जामिनर क्या करेगा इसमें, अब देखो आपने इस टाइप के सवाल लगा लिए, तो मतलब आपको एक बार रिवाइज करवाते हैं आपने क्या क्या लगाया है अभी तक। देखिएगा आपने 3 टाइप के अभी तक सवाल पढ़ लिए हैं। जैसे देखिएगा, आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल है। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में कितना % की कमी की जाए, कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में कितना % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्षेत्रफल बोल दे रहे हैं भाई, देखो किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने से चौड़ाई में कितना % की कमी की जाए, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। लंबाई में 20% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 30% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। लंबाई में 20% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर कितने % की वृद्धि या कमी हुई, ये तीसरा टाइप है। ये सवाल अभी आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद आपसे इसमें कठिन क्या करेगा, एग्जामिनर को तो ये लग रहा है कि आप सारे सवाल कर दे रहे हैं, यहाँ भी आपने एक्स वाई लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी आपने एक्स वाई लगा दिया। आप एक्स वाई इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक एक्स का वैल्यू दिया है और लास्ट में ये वैल्यू दिया, तो आपने एक्स वाई का फार्मूला लगा के हल कर दिया। अब एक ऐसा सवाल देता है एग्जामिनर जिसमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं लगेगी। जैसे देखो आपके पास सवाल क्या देता है, आपको एक बता रहे हैं। जैसे सवाल ये देगा, मान लो कि लंबाई में 20% की वृद्धि करने से, ठीक है, लंबाई में 20% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाती है। यदि प्रारंभ में मान लीजिए किसी की लंबाई 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर थी, तो अब नई लंबाई क्या है, इस तरीके का सवाल देता है। तो इस तरीके के सवाल को कैसे लगाते हैं, तो पहले एक सवाल इसका नोट कर लेते हैं। तो देखिए सवाल आपके सामने है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाती है। यदि प्रारंभ में चौड़ाई 10 सेंटीमीटर थी, तो अब चौड़ाई कितनी है। लंबाई में 20% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि होती है। ठीक है, प्रारंभ में चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो अब नई चौड़ाई का आपको जो है मान बताना है। इसका मतलब इसने चौड़ाई का यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, और जब यहाँ पे चौड़ाई का वैल्यू दिया जाएगा तो ये एक नए टाइप का सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे लगाते हैं। इसे एक्स वाई के फार्मूले से नहीं लगा पाएंगे, तो फिर इसे लगाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। एक आयत बनाते हैं, ठीक है, आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। ये आयत का क्षेत्रफल होता है। कह रहा है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि होती है। ठीक है, यदि प्रारंभ में चौड़ाई 10 सेंटीमीटर थी, कोई बात नहीं, प्रारंभ में चौड़ाई 10 सेंटीमीटर ये कह रहे हैं,
तो हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं क्योंकि प्रारंभ में ये दिया है लंबाई 10 है, तो मान लेते हैं कि ऐसा देखो, मान लेते हैं कि लंबाई इसकी 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, और चौड़ाई तो प्रारंभ में दिया ही है 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 100 दाम 1000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये दिया है, चूँकि चौड़ाई प्रारंभ में 10 है तो हमने मान लिया। अब चूँकि ये नहीं मानना है, ठीक है, हमने सिर्फ लंबाई को माना है, हमने मान लिया कि लंबाई 100 है, चौड़ाई 10 इन्होंने दिया है, तो 100 दाम 1000 हो गया। अब कह रहे हैं कि लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाती है, लंबाई में 20% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो कोई बात नहीं, हमने लंबाई पहले 100 मानी थी, अब लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई में 20% की वृद्धि कर देंगे तो लंबाई 120 सेंटीमीटर आ जाएगी। लंबाई में 20% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाती है। 1000 को 60% बढ़ा दो, यानी यहाँ हम दिखा देते हैं 1000 अलग से करके दिखा देते हैं 60% कैसे बढ़ाओगे, तो 1000 को 60% बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 160/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 160 का 10 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1600। तो लंबाई में 20% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाती है, यानी क्षेत्रफल हो जाता है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रारंभ में लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर थी तो अब लंबाई कितना सेंटीमीटर है ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, 100 गुणे 10 करने पर 1000 आया था, तो 120 गुणे कितना करने पर 1600 आएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 1600 बटे 120 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए और 4 से काट देते हैं, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, ये 40 हो गया, 40/3 अब कटेगा नहीं, तो 40/3 कटेगा नहीं तो इसको भाग दे देते हैं। 4 में एक बार जाएगा, 3 एकम 3, 1 4, ये हो गया 10, 3 त्रिक का 9, 1 बचा 13 सही 1/3 सेंटीमीटर, यही जो है इसकी चौड़ाई है। अब बस एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा अब इसमें और कोई बेसिक लगाना ही नहीं है, बस इसमें यही करना है, इसको समझ लो बढ़िया से। लंबाई में 20% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि होती है। प्रारंभ में चौड़ाई 10 थी, ये प्रारंभ में, बस इसमें क्या है कि ये वैल्यू इस बार दिया है, प्रारंभ में चौड़ाई 10 थी, तो बाद की चौड़ाई यही x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने मान लिया कि लंबाई 100 है, चौड़ाई 10 दिया ही हुई, तो 100 गुणे 10 करके 1000 निकाल लिए, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी है तो 120 आ गया। 120% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाती है, ये भी निकाल दिए। इन दोनों का गुणा करने पर ये आया था, तो इन दोनों का गुणा करने पर ये आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, बस यही उत्तर है आपका। अब इसी तरीके का ठीक है, समझ में आ गया होगा, चलो मिटा दे रहे हैं। अब इसी तरीके का एक और सवाल आपको नोट करा देते हैं, आप सवाल नोट करिए, फिर एक समझा दे रहे हैं। तो चलिए देखिए, अब आपके सामने सवाल आ गया है, ठीक है। चीनी के मूल्य में 25% की कमी करने से, चीनी के मूल्य में 25% की कमी करने से खर्च 10% कम हो जाता है यदि प्रारंभिक खपत 20 किलोग्राम थी, तो नई खपत आपको बतानी है, कुछ नहीं है, बस एक लाइन देख लेते हैं। यानी एक फार्मूला लिखते हैं, मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होती है, खर्च के, ठीक है। देखो कम से कम लिखने का प्रयास करो, जितना कम लिखोगे कंपटीशन में उतना ही कम समय लगेगा आपको सवाल हल करने में। ये तो मैं इतना इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ सवाल को, वरना मैं तो फिर एक लाइन में ही इसी को हल कर देता हूँ। अभी हल करके दिखा देता हूँ। देखो, चीनी के मूल्य में 25% की कमी करने से खर्च 10% कम हो जाता है। प्रारंभिक खपत कितना है, 20 किलोग्राम है, तो प्रारंभिक खपत दिया है 20 किलोग्राम, तो चीनी का मूल्य यहाँ पे हो जाएगा, प्रारंभिक खपत है 20 किलोग्राम, तो यहाँ पे मान लेते हैं चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। चीनी का मूल्य हो गया 100 रुपये प्रति किलोग्राम, प्रारंभिक खपत 20 किलोग्राम है, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 20 का 100 से गुणा करेंगे तो यानी हो जाएगा 2000, यानी 2000, ठीक है। अब कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी करने से, एक सेकंड, तो ये बता रहे थे चीनी के मूल्य में 20% की कमी करने से, तो ठीक है। हमने पहले क्या इसे यहाँ पे मान लिया, हमने मान लिया कि चीनी का मूल्य पहले 100 है, प्रारंभिक खपत 20 थी, तो 100 का 20 से गुणा किए तो 2000 का खर्चा हो रहा है। अब कह रहा है मूल्य में 25% की कमी करने से खर्चा 10% कम हो जाता है, तो मूल्य में 25% की कमी करने से खर्च में 10% की कमी आ जाती है। तो मूल्य में 25% की कमी कर दो, तो 100 में 25% की कमी करोगे तो कितना आ जाएगा, 75 रुपये, ठीक है।
और खर्च में 10% की कमी आ जाती है इससे। भाई मूल्य में 25% की कमी करने से खर्च में 10% की कमी आ जाती है। तो 2000 को 10% कर दो तो 2000 गुणे 90/100, तो ठीक है, गुणे यहीं 90/100 करोगे तो 100 का 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट जाएगा, 90 का 20 से गुणा होगा। करके दिखा देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। 2000 का 10% कम करोगे तो ये हो जाएगा 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 90 का 20 से गुणा होगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, इसका 2 जीरो यहाँ हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1800 रुपये। ठीक है, तो चीनी के मूल्य में 25% की कमी करने से खर्च में 10% की कमी आ गई, यानी 75 रुपये मूल्य हो गया और खर्चा हो गया 10। ठीक है, खर्चा हो गया 1800 रुपये। प्रारंभ में खपत अगर 20 किलोग्राम है, पूछ रहा है अब खपत कितनी है, इसको x मान लो। तो 100 गुणे 20 से 2000 आया था, तो 75 गुणे किसी संख्या का 75 में किस संख्या का गुणा करें कि 1800 आ जाए। तो x के लिए निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1800 को 75 से भाग कर दो। 15 से काटते हैं, 15 पचे 75, 15 एक कम 15, 3 18, यहाँ 30 हो गया, 15 दूना 30 हो गया, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा 120। 5 से काट ले, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौक 20, 24 आ गया, यानी x बराबर हो गया 24 रुपये प्रति किलोग्राम। अब चीनी का नया क्या पूछ रहा है, खपत। अब जो है चीनी की खपत कितना है, 24 किलोग्राम अब चीनी की खपत है। ठीक है, इस सवाल को जल्दी में लगाना हो तो इतना सब तामझाम नहीं करना है। ठीक है, बस इसी को थोड़ा ऐसे लगा लो। देखो चीनी के मूल्य में बस लगाना सब यही है, ऐसे ही लिखना है। मान लेते हैं 100 रुपये इसका मूल्य है, 100 रुपये इसका मूल्य है और 20 किलोग्राम की खपत है, तो इसका मतलब 2000 का खर्चा है। ठीक है, 25% की कमी हो गई, यहाँ पे 10% की कमी हो गई, तो ये हो गया 1800। हम यही निकाल लेंगे। ठीक है, गुणे 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 का 90 से गुणा हो गया ये 1800, और यहाँ पे x हो गया, तो 1800 को 75 से भाग कर दिए तो 15 पचे 75, वही चीज़ है, 15 पचे 75 और 15 120 बार, 5 एक बार, 5 24 बार। ठीक है, तो 24 किलोग्राम खपत है। इतना ही करना है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसे ही लिखना है, ये सब नहीं लिखना है एग्ज़ाम में। अगर आप ये सब पूरा लिखेंगे तो बड़ा टाइम कंज्यूम होगा, तो इसलिए आप इसको ऐसे करके शॉर्टकट में लगा दीजिएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है, तो अब आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये उतना कठिन भी नहीं है जितना लग रहा था। ठीक है, केवल बस मानते चलना है और आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक और सवाल आपको लिखा देते हैं। तो देखिए आपके सामने प्रश्न आ गया है कोयले के मूल्य में 20% की वृद्धि करने से खर्च 44% बढ़ गया। ठीक है, यदि प्रारंभ में खपत 10 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसी तरीके से सवाल है, कुछ है नहीं इसमें, बस एक बार कर देते हैं। देखो ये होता है मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च है, मान लो। ठीक है, तो कोयले के मूल्य में 20% की वृद्धि करने से खर्च 44% बढ़ गया। उसको तो हम लिखेंगे, पहले दिया है प्रारंभ में खपत 10 किलोग्राम थी, तो ये मान लेते हैं प्रारंभ में खपत 10 किलोग्राम थी। तो मान लेते हैं प्रारंभ में मूल्य कितना है, ये हम यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रारंभ में मूल्य है इसका 100 रुपये। 100 रुपये मानते इसलिए हैं क्योंकि गुणा करने में आसानी होती है। तो 100 रुपये मूल्य है, 10 किलोग्राम की खपत होती है, तो 100 दाम 1000 रुपये का खर्चा हो रहा है शुरुआत में। ठीक है, ये शुरुआती खपत दी गई है। अब कह रहा है मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, कोई बात नहीं, मूल्य में 20% की वृद्धि होने से खर्च 44% बढ़ जाता है, इसको 44% बढ़ा दो। तो मूल्य पहले 100 रुपये है, अब ये 20% बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 120 रुपये, और इसकी वजह से खर्च 44% बढ़ जाता है। तो 1000 को 44% बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 144/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 144 का 10 से गुणा होगा तो ये 1440 बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। ठीक है, अब खर्चा 1440 का हो गया, यानी प्रारंभ में खपत 10 किलोग्राम थी तो 100 रुपये मूल्य था और 10 किलोग्राम खपत होती थी, तो 100 दाम 1000 का खर्चा होता था। अब 120 रुपया मूल्य हो गया, तो कितनी खपत होगी कि 1440 का खर्चा हो। तो आप x का वैल्यू निकाल दीजिए, 1440 को 120 से भाग कर दीजिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 एक बार कटेगा, 12 बार में 144 होता है, यानी x बराबर अब खपत कितना है, 12 किलोग्राम, यही इसका है। नई खपत अब कितनी है, 12 किलोग्राम है। ठीक है, तो इस सवाल को लगा लेंगे। अब इसमें भी कोई बहुत विशेष समस्या नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को नोट करिए, तो फिर आपको अगला सवाल बताएं। नोट कर लिया, तो देखिए अब इसके बाद ये आपने ये भी वैरायटी पढ़ ली। अब उसको समझ में आ गया एग्जामिनर को कि ये जो बच्चा है
ये एक्स वाई के किसी भी परसेंटेज पे सवाल आएगा, किसी भी तरीके का सवाल आएगा तो उसे ये हल कर लेगा। ठीक है, अब चारों को एक साथ बता दे रहे हैं। सॉरी एक सेकेंड, कहाँ गिर गया यार मार्कर, सॉरी यार मार्कर गिर गया था, उठाने लगे वही। देखो तो एक ये है, लंबाई चौड़ाई का ही देख लेते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितना % की कमी की जाएगी, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। लंबाई में 20% की वृद्धि करने से चौड़ाई में 10% की कमी करने से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तीसरा आपने देखा, लंबाई में 10% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल 20% बढ़ जाता है, तो चौड़ाई में कितना % की कमी की गई है। लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि प्रारंभ में चौड़ाई 10 सेंटीमीटर थी तो नई चौड़ाई क्या है। ये चारों सवाल आपने देख दिए। ये चारों के चारों सवाल एक्स वाई वाले फार्मूले पर लगते हैं, आपने इन्हें पढ़ लिया। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या करेगा, उसे लगेगा कि यार एक्स वाई वाला फार्मूला बड़ा आसान हो गया है, जो भी सवाल दो एक्स वाई वाले फार्मूले पर लगा देते हैं ये लोग। अब ऐसा सवाल हम देते हैं कि जिसमें एक्स वाई का फार्मूला ही नहीं लगेगा। देखो एग्जामिनर कैसे सवाल बनाता है, इसका अगला टाइप। तो टाइप 1 का ई जो होता है वो एक नया टाइप है, देखिए ध्यान से दीजिएगा। अब वो एक्स वाई का फार्मूला ही नहीं बनाएगा, अब सवाल बनाएगा घनाभ पर। ठीक है, अब देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ये दे देगा किसी घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 30% की वृद्धि। ठीक है, इन तीनों में अगर वृद्धि या कमी करेगा तो आपसे यही सवाल पूछेगा, क्षेत्रफल आयतन में कितने % का परिवर्तन होगा। अब एक्स वाई कहाँ लगाओगे, इन दोनों में एक्स वाई लगाओगे कि इन दोनों में लगाओगे, एक की लंबाई और ऊंचाई में लगाओगे, समझ में नहीं आएगा। तो एक्स वाई का फार्मूला अब यहाँ काम नहीं करेगा, इसको सिर्फ बेसिक से ही लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो सवाल बनेंगे उनको पहले एक सवाल लिखते हैं, तो फिर आपको समझाते हैं कैसे लगेगा। चलो देखो आपके सामने एक सवाल आ गया है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे कर दीजिए आयतन। ठीक है, वृद्धि करने पर आयतन में कितना % की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का क्षेत्रफल नहीं होता। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, बस बेसिक से लगेगा। इसको बेसिक वाला वही हल करके बता देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लगेगा। एक घनाभ ऐसे बना लीजिए, घनाभ बनाया कैसे जाता है आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले एक सर्कल बनाइए और उसी को एक कैप से ढक दीजिए, ये लगा दीजिए, घनाभ बन गया। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। अब देखो क्या कह रहा है लंबाई में 10% की वृद्धि की गई है, प्लस 10% कर दीजिए। चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई है, प्लस 20%। और ऊंचाई में 30% की वृद्धि की गई है, तो इसे कर दीजिए प्लस 30%। तो देखिए हमें तो कुछ दिया नहीं है, तो मान लेते हैं पहले इसकी लंबाई क्या है 100 है, चौड़ाई कितना है 100 और ऊंचाई कितना है 100। तो यानी कितना आ गया, 1 लिख कर 2 2 4 2 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख आ गया। अब लंबाई में 10% की वृद्धि की गई, 100 को 10% बढ़ाओगे तो 110। चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई है, तो 100 को 20% बढ़ाओ 120। ऊंचाई में 30% की वृद्धि की गई, इसको 30% बढ़ाओ 130। अब इनका गुणा कर दो, 11 गुणे 12 गुणे 13 का गुणा करके 3 जीरो लगा दो, देखो कितना आएगा। तो पहले इसका गुणा करते हैं, 12 एकम 12 2 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13, 132 ये आ गया। इसको 13 से गुणा करते हैं, 13 दूना 26 हासिल 2 आया, 13 तियाँ 39, 39 के बाद 40 और 41 के 1 हासिल 4 आया। और 13 एकम 13 और 4 17, 1716 आ गया ये। और 1716 के बाद 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो लगा दो। ठीक है, गुणा चेक कर लेना एक बार, अगर गुणा सही नहीं होगा तो अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन जल्दी में गलत हो जाए। तो भैया देखो कितना है ये, तो कह रहा है आयतन में कितने % की वृद्धि हुई। तो पहले आयतन था 10 लाख, अब आयतन कितना हो गया 17 लाख। ठीक है, 17 लाख इतने इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख 17 लाख। ठीक है, अब 17 लाख हो गया। तो अगर आपको पूछ रहा है कितना % वृद्धि हुई, तो वृद्धि का % निकालना है तो 2 चीज़ें चाहिए, कितनी वृद्धि हुई है और कहाँ से हुई है। तो भैया 10 लाख था और हो गया 17 लाख, तो 7 लाख की वृद्धि हुई है, मतलब एक एक घट जाएगा, यही वृद्धि हुई है जो बचा है। यानी सीधे देखो इसमें से इसको घटाओगे तो ये आएगा 7 1 6 और 3 जीरो, इतनी वृद्धि हुई है। ठीक है, और कहाँ से हुई है, तो 1 लाख से बढ़ा है ये, तो 1 लाख से 10 लाख से वृद्धि हुई है, 10 लाख से 17 लाख हुआ है तो 7 लाख की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो
कहाँ से? 10 लाख से। 1 1 2 3 4 5 6 और इस परसेंट लगाना है तो इसी को 100% से गुणा कर दो। अब देखो इसका 2 ज़ीरो, इसका 2 ज़ीरो ये काट दो। अब 1 2 3 ज़ीरो ये, 1 2 3 ज़ीरो ये कट गया, 716/10 आ गया। और 716/10 का मतलब मैंने बताया था कि नीचे जब एक जीरो होता है तो पीछे एक अंक गिन के दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ पे ये दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी 71.6% की वृद्धि हो जाएगी। यही आपका उत्तर है। बस इतना ही करना है इसमें। अगला एक सवाल बता देते हैं जो कमी पर आधारित है, ठीक है। कभी कमी कर देते हैं, कभी वृद्धि कर देते हैं, तो इस तरीके के भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का भी आप एक सवाल नोट कर लो। चलो देखो ये आपके सामने सवाल आ गया है, ठीक है। किसी गोले की परिधि या त्रिज्या या व्यास में 10% की कमी होने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी? ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने सिर्फ त्रिज्या नहीं लिखा है, या यहाँ पे मैंने परिधि और व्यास भी दे दिया है। ये मान के चलिए कि देखो आपको एक सूत्र बता देते हैं। ये गोला है, इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। तो गोले का जो आयतन है वो ना तो 4/3 पर डिपेंड कर रहा है, ना तो पाई पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये दोनों नियत मान हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं। ये बढ़ेगा जब त्रिज्या बढ़ेगी, ये घटेगा जब त्रिज्या घटेगी। यानी गोले का जो आयतन है उसका आयतन पूरी तरीके से त्रिज्या पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अच्छा, जो त्रिज्या भी तभी बढ़ती, देखो जो त्रिज्या में परिवर्तन होगा वही व्यास में परिवर्तन होगा, और जो व्यास में परिवर्तन होगा वही परिधि में परिवर्तन होगा। तो इसीलिए इन तीनों को मैंने एक ही साथ लिखा दिया, ठीक है, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में अगर कभी सवाल ऐसा लिख कर आए तो आप घबराए नहीं। तो देखो गोले का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई r³। r³ का मतलब r/r, क्योंकि जो आयतन है वो इस पर डिपेंड कर रहा है। इन दोनों राशियों का इन पर कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या में 10% की कमी हो गई है, आवाज़ जा रही है? 10% की कमी हो गई है। तो एक त्रिज्या अगर 10% कमी हो गई तो बाकी त्रिज्याएँ भी 10% कम कर दो, ठीक है। अब वही मान लो, ये 100 ना मान के अब की 10 मानते हैं यार। देखो त्रिज्या ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो प्रारंभिक इनका जो आयतन कितना हो, 10⁻100 सेंटीमीटर। इसको ऐसे रहने दो, नहीं तो आप लोग चौपट कर दोगे। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 10⁻100⁻1000। पहले आयतन कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 10 सेंटीमीटर को त्रिज्या में 10% की कमी आ गई। अब 10 सेंटीमीटर में 10% की कमी कर दो, पूरे 90/100 कर दो। एक ज़ीरो से 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ये कट गया, ये आ गया 9। अब त्रिज्या हो गई 9, और यहाँ भी 10% की कमी हो गई, ये भी 9 हो गई। यहाँ भी 10% की कमी हो गई, ये भी 9 हो गई। 9 9 81, 9 729 हो गया। यही तो होता है यार, हाँ ठीक है, 729 हो गया, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि त्रिज्या आयतन में कितना % की कमी हुई, तो कमी का परसेंटेज निकालना है आपको, तो निकाल दीजिए। पहले आयतन 1000 था, अब आयतन हो गया 729, तो कितने की कमी आ गई? तो इसमें से इसको घटा दो, तो पता चला 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 7 गए 2। 271 की कमी आई है, कहाँ से? 1000 से, और इसी को परसेंटेज लगाना है तो 100% से गुणा कर दो। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ये कट जाएगा, नीचे 10 है, 271/10 है, तो पीछे से एक अंक गिन के दशमलव लग जाएगा, यानी कमी का परसेंटेज आ जाएगा 27.1% की कमी आ जाएगी इसमें, ठीक है। बाकी इसी तरीके से वृद्धि का भी सवाल आता है। एक सवाल मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं लगवाऊंगा नहीं, उसे आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। सवाल ये है, इसी वृद्धि की जगह एक वर्ग का सवाल देता है। बस यहाँ पे ये लिख लीजिए, किसी वर्ग की यहाँ पे कर देते हैं सवाल में, किसी, इसको आप लगाइएगा, किसी वर्ग की परिधि या परिमाप या भुजा, ठीक है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, सबको छोड़ के डायरेक्ट ही लिख लो, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में यहाँ 10% की वृद्धि कर दो, ठीक है। 10% की वृद्धि, यानी किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होने से वर्ग का, अरे यार ये वर्ग नहीं, ये घन होता है, सब गलत हो जा रहा है। किसी घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होने से घन के आयतन में, ठीक है, कितना % की वृद्धि होगी, ठीक है। ये आपका सवाल है, इस सवाल को नोट कर लो एज अ होमवर्क, इसको आपको जो है करना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो,
तो देखो आप जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। तो परसेंटेज का पहला टाइप ख़त्म हो गया, ठीक है, यहाँ से परसेंटेज का पहला टाइप ख़त्म हो गया है। अब हम यहाँ से कल से परसेंटेज का दूसरा टाइप पढ़ाएंगे, एक नए टाइप का सवाल है, ठीक है। कैसा कौन सा सवाल पढ़ाएंगे एक बार बता दे रहे हैं। जैसे इसमें ये सवाल पूछा जाता है कि इसी परीक्षा में कोई एक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त होता है और वो 10 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को इतना प्रतिशत अंक प्राप्त होता है और इतने अंकों से पास हो जाता है। तो आपसे 2-3 सवाल पूछता है, परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, या पास हुए बच्चे को कितना मार्क्स मिला या फेल हुए बच्चे को कितना मार्क्स मिला। तो परीक्षा पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं यहीं पर अब इस वाली वैरायटी में बताऊंगा। और एक सवाल और आता है इसमें बहुत ज़्यादा, किसी परीक्षा में 20% बच्चे फिजिक्स में पास हुए, 10% केमिस्ट्री में पास हुए, कुछ परसेंट बच्चे दोनों में पास हुए, तो बताइए कितने बच्चे दोनों विषयों में फेल हुए। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ये परीक्षा में फेल पास पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको जो है कल की क्लास में हम लोग समझते हैं। ओके, धन्यवाद।